हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिबाई-हकल ऑन-सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिबाई-हकल ऑन-सागर समीकरण, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई-हकल ऑन-सागर समीकरण। सन 1923 में डिबाई व हकल ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के संबंध में अपना सिद्धांत थ्योरी दी और इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रत्येक कंसंट्रेशन यानी हर कंसंट्रेशन पर आयोनाइज्ड रहते हैं या रहने चाहिए। और इन्होंने यह भी बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में तक में भी आयनिक अवस्था अर्थात आयोनाइज्ड रहते हैं। तो सॉल्यूशन में भी प्रत्येक सांद्रता पर यह पूर्ण रूप से आयनाइज अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात कंसंट्रेशन के किसी भी मान पर यानी एनी वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू कोई भी हो, कंसंट्रेशन कितनी भी हो, उस पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू 1 होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, जहाँ लैम्डा एम तो मोलर कंडक्टेंस है और लैम्डा एम इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। और यह जो वैल्यू है, यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। पर क्यों? क्योंकि लैम्डा एम तथा लैम्डा इनफाइनाइट के मान की वैल्यू बराबर होंगी, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन चाहे कितना भी हो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है यानी अनंत तनुता, यानी सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम और सॉल्वेंट की बहुत अधिक, और यह लैम्डा एम किसी भी सांद्रता पर मोलर कंडक्टेंस। तो जब लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट यानी कंसंट्रेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आयनाइजेशन पे, तो आयनाइजेशन इज इक्वल टू 1 और लैम्डा एम और लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू समान होगी, इक्वल होगी। तो हम इनकी प्रबल विद्युत अपघट्य अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस के मान में सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। वास्तव में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस पर भी तनुता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनकी सांद्रता कितना डाइल्यूशन किया है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के विलयन पर भी। और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, तनुता बढ़ाते जाते हैं, यानी सांद्रता को कम करते जाते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी कंडक्टेंस भी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस भी बढ़ती है। किसने बताया? डिबाई-हैकल ने बताया। तो डिबाई-हैकल ने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता पर कोई प्रभाव, इनकी चालकता के मान पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी सांद्रता पे कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। परंतु जब हमने वास्तव में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन पे भी, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन हैं उनकी कंसंट्रेशन का भी कंडक्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, चालकता पर इफेक्ट पड़ता है। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जाते हैं अर्थात डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी जो चालकता है, कंडक्टेंस है, उसका मान भी बढ़ता जाता है। तो यह डिबाई-हैकल ने बताया। तो आयनों की जो चालकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयन्स हैं उनकी चालकता डिबाई-हैकल के अनुसार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टेंस के मान में तन्यता यानी डाइल्यूशन के साथ वृद्धि होती है। मोलर कंडक्टेंस के मान में भी डाइल्यूशन के साथ वृद्धि होती है, डाइल्यूशन बढ़ता जाता है अर्थात कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये वृद्धि क्यों है? क्योंकि उनके आयनीकरण की मात्रा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की मात्रा में वृद्धि से के कारण नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम डाइल्यूशन करते हैं, कंसंट्रेशन कम करते हैं, तो उसके साथ उनकी कंडक्टेंस बढ़ रही है, चालकता बढ़ रही है। तो ये आयनीकरण के कारण नहीं बढ़ रही, यह वृद्धि आयनीकरण की वजह से नहीं हो रही है, इंक्रीज आयनीकरण की वजह से नहीं होती है। जबकि किस कारण होती है? यह होती है अंतर आयनिक बलों में कमी के कारण होती है। इंटर आयनिक फोर्सेस जो होते हैं, है ना, उन इंटर आयनिक फोर्सेस में जब कमी हो जाती है तो इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और समस्त सांद्रताओं पर होते हैं, है ना। हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो विलयन में हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली आयनाइज तो होते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिसोशिएटेड नहीं होते हैं। कंप्लीटली आयनाइज तो होते हैं परंतु पूर्ण रूप से वियोजित समस्त सांद्रताओं पर नहीं होते हैं। कंप्लीटली आयनाइज्ड और कंप्लीटली डिसोशिएशन का अंतर है। डिसोशिएट का मतलब जब प्लस और माइनस आयन, धनायन और ऋणायन के मध्य जो बंध है वो टूटा हुआ हो, तब तो ये डिसोशिएट होते हैं, वियोजित होते हैं। और जब धनायन और ऋणायन के मध्य का बंध टूटा हुआ ना हो तो वो आयनाइज्ड तो होते हैं परंतु वियोजित नहीं होते हैं, उनके मध्य के बंध टूटे हुए नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हर कंसंट्रेशन पे, प्रत्येक सांद्रता पर आयनाइज्ड कंप्लीटली तो होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड तो होते हैं परंतु कंप्लीटली डिसोशिएट अर्थात वियोजित नहीं होते हैं। और यदि विलयन की कंसंट्रेशन अधिक हो, और कंसंट्रेशन जब हम विलयन की ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम हो जाएगा, है ना। विलेन की कंसंट्रेशन अधिक होगी तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, तो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यानी परावैद्युत स्थिरांक भी कम हो जाता है। और कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, विपरीत आवेशित आयन है, वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अपोजिटली चार्ज्ड एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होकर आयनिक पेयर बना देते हैं, आयनिक युग्म बना लेते हैं। और अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के मध्य का यह जो अट्रैक्शन है यह इंटर आयनिक फोर्स कहलाता है। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के मध्य का जो अट्रैक्शन है वो क्या कहलाता है, इंटर आयनिक फोर्स कहलाता है। और विलयन का जब कंसंट्रेट होगा तो विलयन जब सांद्र होगा, विलयन के सांद्र होने की स्थिति में अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के जो बीच की दूरी है, इनके मध्य की दूरी है वो कम हो जाती है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के मध्य की दूरी कम हो जाती है, अतः इंटर आयनिक फोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के मध्य की दूरी कम होगी तो इंटर आयनिक फोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जिससे विलयन के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में कमी आ जाएगी। तो हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं परंतु कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। और जब हम सॉल्वेंट कम होता है यानी सॉल्यूशन सांद्र होता है, ज़्यादा कंसंट्रेट होता है तो सॉल्वेंट का परावैद्युत स्थिरांक कम हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट का स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने के कारण जो आयंस हैं वो ज़्यादा पास आ जाते हैं और ज़्यादा पास होने उनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, अर्थात ज़्यादा पास आ जाते हैं और ज़्यादा पास आने के कारण इनके मध्य इंटरआयनिक जो फोर्स है वो बढ़ जाते हैं और फोर्स बढ़ने के कारण ये कंडक्टेंस इनकी कम हो जाती है। तो आयनों की कंडक्टेंस को कम करने वाले दो मुख्य प्रभाव कौन कौन से हैं? दो मुख्य प्रभाव होते हैं आयनों की कंडक्टेंस को कम करने वाले दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव शिथिलन प्रभाव यानी रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है, जिसको हम एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। शिथिलन प्रभाव यानी रिलैक्सेशन इफेक्ट, जिसको हम एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। और दूसरा इफेक्ट है विद्युत कण संचलन प्रभाव, है ना, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। विद्युत कण संचलन प्रभाव और शिथिलन प्रभाव को हम एसिमेट्रिक प्रभाव भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शिथिलन प्रभाव क्या होता है, इस रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि विलयन में प्रत्येक आयन अपने चारों ओर अपोजिटली चार्ज्ड यानी विपरीत आवेशित आयन द्वारा घिरा हुआ होता है, के द्वारा सराउंड हो जाता है। और इन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के समूह को क्या कहते हैं, हम आयनोस्फीयर कहते हैं। इन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। तो ये है आयनोस्फीयर। तो ये जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, धन आयन है, इसके चारों ओर इसके अपोजिटली चार्ज्ड आयन, इसके विपरीत आवेशित आयन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से इसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और घिर जाता है, और इसको कहते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयन के स्फीयर को हम आयनिक मंडल कहते हैं या आयनोस्फीयर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में तो ये चारों तरफ से इस तरह से घेरे रखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में क्या होगा, दो धनायन तो अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो एनायंस होंगे वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, विद्युत में करेंगे।
गमन करेंगे, जिसे कि हम असममित प्रभाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक इफेक्ट। इसके बाद तो अब यदि हम इसको फिर से हम समझते हैं कि यदि विलयन में से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाए, अब जब आयनोस्फीयर बन गया, अपोजिटली चार्ज्ड आयनों का आयनोस्फीयर बन जाता है, तो अब यदि हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं, विद्युत में से पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा? आयन अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, और जिससे क्या होगा कि जो आयनोस्फीयर है, आयनिक परिमंडल है, वह आयनिक परिमंडल कैसा होगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। और एसिमेट्रिक होने के कारण जो मूवमेंट करते हुए जो आयन्स हैं, उसके पीछे मूवमेंट करते हुए जो आयन है, वो उसके पीछे अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। मूवमेंट करते हुए आयन के पीछे अपोजिटली चार्ज्ड आयन कलेक्ट हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण आयन की जो मूवमेंट है, क्योंकि एसिमेट्रिक हो गया ना, तो आयन की मूवमेंट को कम करने वाला है, यानी ओवर क्राउडेड हो जाता है, और जहाँ क्राउड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ मूव करने में दिक्कत आती है। तो ओवर क्राउडेड होने के कारण, क्राउडिंग होने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यह इसकी गति को कम कर देता है, मूवमेंट को कम कर देता है, और इस प्रभाव को शिथिलन प्रभाव या रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं, या एसिमेट्रिक इफेक्ट भी हम कहते हैं। तो इस विकृति के दौरान, यानी ये डिस्टॉर्शन जो हो गया, ये विकृति हो गई, इसके दौरान जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, यानी आयनिक परिमंडल है, वो आयन के साथ वापस एडजस्ट करने में उसको कुछ टाइम की आवश्यकता होती है ना। तो ये जब डिस्टॉर्शन हो गया, तो जो आयनोस्फीयर है वो वापस आयन के चारों तरफ कैसे बनेगा? उसको वापस अटेन करने में, वापस अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और इस टाइम को हम विश्रांति काल कहते हैं, या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमने, यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे विलयन में से पास करते हैं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट जब नहीं था, तब यह एक सममित प्रभाव था, यानी सिमेट्रिकल था, और जो आयनोस्फीयर एक सिमेट्रिकल वे में ये घेरा हुआ था। परंतु जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो पॉजिटिव आयन, जो आयंस हैं, वो अपने अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, और इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने के कारण ये जो इनका मूवमेंट होगा, इनका मूवमेंट बाधित हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण, और अट्रैक्शन के कारण बाधित होने के कारण ये रिलैक्स, मतलब इनकी गति कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाती है, और इसलिए इस विभाग को हम, इस इफेक्ट को एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, या रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और वो जो टाइम होता है जिसमें ये अपनी गति को समायोजित करने, अपने आप को, आयनोस्फीयर को वापस से फिर से एडजस्ट कर लें, समायोजित कर लें आयन के साथ, उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, या रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, तो उसको पास करने से के इफेक्ट से क्या होगा? विद्युत धारा के प्रभाव में जो आयन विलायक अणुओं के साथ गति करता है, आयन जो होता है, वो आयन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयन के चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ ये मूवमेंट करेगा। आयन के चारों तरफ क्या घिरा हुआ रहता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो आयन जो होता है, विद्युत धारा के प्रभाव से आयन अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ गति करता है, मूवमेंट करता है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जब गति करता है, तो इस प्रकार के आयनों युक्त विलायक की एक करंट जो है वो इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है, और अतः किसी भी आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में, की ओर जाने में अपने विपरीत आवेशित आयनों के आकर्षण के अलावा विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा, मतलब सॉल्वेंट के करंट के विरुद्ध भी गमन करना पड़ेगा। एक तो विपरीत आवेशित आयनों को तो के आकर्षण को तो सहन करना ही करना पड़ेगा उसको। इसके अलावा वो विपरीत आवेशित जो सॉल्वेंट्स जो हैं, विपरीत आवेशित आयनी सॉल्वेंट्स जो होते हैं, उन सॉल्वेंट्स के विरुद्ध भी उसको गमन करना पड़ता है। और किसी आयन द्वारा अपने से विपरीत दिशा में आ रही सॉल्वेंट की धारा के विरुद्ध गमन करना, है ना,
कोई भी आयन जब अपने से विपरीत दिशा में आ रहे सॉल्वेंट की धारा यानी विलायक का की जो स्ट्रीम है विलायक के अणुओं के विरुद्ध गमन करता है, उसे ही हम इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या विद्युत कण संचलन कहते हैं, या विद्युत कण संचलन प्रभाव हम कहते हैं। तो यदि विलयन सांद्र हो, अविलयन ज़्यादा कंसंट्रेट हो, तो क्या होगा, तो दोनों ही प्रभाव, कौन से, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, दोनों ही प्रभाव जो होते हैं इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है। तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है सॉल्यूशन की, उतनी ज़्यादा ये प्रभाव जो इफेक्ट है वो बढ़ जाते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो विलयन जितना अधिक कंसंट्रेट होगा, उसमें एसिमेट्रिक इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, उसमें असम्मित प्रभाव भी अधिक होगा, है ना। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, उसके कारण आयनों की गति के लिए अवरोध जो होगा वो उतना ही अधिक होगा। और विलयन की भी चालकता जो होती है, जो कंडक्टेंस होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण कंडक्टेंस भी उतनी ही कम हो जाती है। तो दोनों इफेक्ट बढ़ जाएंगे तो विलयन की जो कंडक्टेंस है, चालकता है, वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिलैक्सेशन इफेक्ट यानी एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, दोनों ही कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट बढ़ जाते हैं, अर्थात जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है, विलयन की चालकता कम हो जाती है। तो इन तथ्यों के आधार पर ये जो इफ़ेक्ट्स दिए गए और ये जो थ्योरीज बताई गई, इन थ्योरीज के आधार पर यानी इन तथ्यों के आधार पर ऑन-सागर ने एक समीकरण दिया जिसे ऑन-सागर इक्वेशन कहते हैं। इन तथ्यों के आधार पर किसी भी विलयन की जो कंडक्टेंस है, उस कंडक्टेंस के लिए ऑन-सागर ने एक इक्वेशन दी जिसे कि ऑन-सागर इक्वेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑन-सागर इक्वेशन क्या है। लैम्डा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, किसी भी विलयन की चालकता, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट यानी अनंत तनुता पर उस विलयन की चालकता, किसी भी विलयन की चालकता इज इक्वल टू अनंत तनुता पर विलयन की चालकता लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 8.249 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 8.249 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइडेड बाय ERT की पावर हाफ इंटू ईटा। ERT है परावैद्युतिक स्थिरांक, T है टेम्परेचर की पावर हाफ इंटू ईटा, ईटा उस विलयन की विस्कासिता, विस्कोसिटी, प्लस 8.2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी अपॉन ERT की पावर 3/2 एंड इंटू अंडर रूट C यानी कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इनको कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज द कांस्टेंट ए, ये कौन सा है, इसको हमने कांस्टेंट ए लिख दिया और इसको हमने कांस्टेंट बी लिख दिया और लैम्डा इनफाइनाइट हो गया। तो दिस इज 8.249 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई ERT की पावर हाफ इंटू ईटा इज इक्वल टू ए, प्लस 8.2 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन ERT की पावर 3/2 को हमने बी कांस्टेंट लिख दिया और इंटू लैम्डा इनफाइनाइट अंडर रूट सी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट्स हैं, सी विलयन की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, ईटा विस्कोसिटी है, श्यानता है, और ER जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, विलयन का जो भी विलायक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ER और T टेम्परेचर है। तो यह हो गई ऑन-सागर इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिबाई-हकल ऑन-सागर जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन से चालकता पर, विलयन की चालकता पर, कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उस चालकता को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस A प्लस B लैम्डा इनफाइनाइट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ C कंसंट्रेशन C। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।